आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। शोध के दृष्टिकोण से शोध विधि तंत्र के अंतर्गत यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इस अति महत्वपूर्ण विषय का शीर्षक है परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। संक्षेप में आपको यह पता है कि परिकल्पना क्या होती है। संक्षेप में मैं पुनः यहां पर एक बार बता देता हूं कि परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जो शोध समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित है। परिकल्पना क्या थी? आप लोगों ने विस्तृत रूप में पिछली क्लास में समझा है। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना के प्रकार क्या हैं। तो परिकल्पना परीक्षण योग्य, ठीक, समस्या का समाधान, एक कथन जो परीक्षण योग्य है, जो हमारी शोध समस्या का समाधान है। इस चीज को अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। परिकल्पना परीक्षण है क्या? आपने प्रतिदर्श पढ़ा था, आपने जनसंख्या में से नमूनों का चयन किया था ना। हम ये परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो समष्टि है या जो जनसंख्या है, जो उसके लक्षण और विशेषताएं हैं, और उसमें से जो हमने प्रतिदर्श लिया है, इस प्रतिदर्श की जो लक्षण और विशेषताएं हैं और इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, क्या वो सार्थक है? परीक्षण इसी बात का है पूरा। इस कथन को आप विधिवत समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। परिकल्पना परीक्षण की यह प्रक्रिया अगर देखी जाए तो कुल मिला के 6 चरणों में पूरी होती है। किसी किसी किताब में आपको 4 चरण भी लिखे हुए मिलेंगे। मैं जिस समय जिस राइटर की किताब पढ़ रहा हूं, इसमें 6 चरण हैं। आप जब परिकल्पना परीक्षण करना सीख जाएंगे, विधिवत सीख जाएंगे, तो आप अपनी तरह से उसको स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सारे चरण एक दूसरे में कभी कभी ऑथर मर्ज करके बताता है, कभी कभी पृथक रूप से बताता है, तो इस वजह से यह विविधता पाई जाती है। कुछ किताबों में मैंने 4 लिखे हुए देखे हैं, कुछ किताबों में मैंने 6 लिखे हुए देखे हैं। 6 वाले ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं, 4 वाले थ्योरेटिकली समझाए दे रहे हैं, तो आप 6 वाला समझिए। और जब हम लोग परिकल्पना परीक्षण करेंगे तो हम लोग आपको हर एक चरण कहां कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका विवरण भी देते हुए चलेंगे। तो परिकल्पना परीक्षण की यह प्रक्रिया 6 चरणों में पूर्ण होती है, जिसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है उसमें हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं।
सांख्यिकीय परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत हम सार्थकता स्तर का निर्धारण करते हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत हम उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का निर्धारण करते हैं कि किस सांख्यिकीय परीक्षण का हम यहां पर प्रयोग करें। चौथे चरण के अंतर्गत हम क्रांतिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्शन रीजन या एरिया ऑफ रिजेक्शन या अस्वीकरण क्षेत्र या निरस्तरीकरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इनका निर्धारण करते हैं। ये टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तत्पश्चात पांचवें चरण में हम गणना का कार्य करते हैं। छठे चरण के अंतर्गत गणना का हम एनालिसिस करते हैं और अपना निष्कर्ष लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये 6 चरण हुए हैं। इन 6 चरणों को आप लोगों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं। पहला चरण है सांख्यिकीय परिकल्पना का निर्माण। दूसरा चरण है उपयुक्त सार्थकता स्तर, जिसे इंग्लिश में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, सार्थकता स्तर का निर्धारण। नंबर 3 उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का चयन। नंबर 4 एरिया ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकरण क्षेत्र, क्रांतिक क्षेत्र का निर्धारण। नंबर 5 गणना का कार्य। नंबर 6 प्राप्त गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ये 6 चरण हैं। इस 6 चरण में आपने देखा कि लगातार शब्द ऐसे आ रहे हैं कि जो मोहताजे तशरीह हैं, यानी कि जिनकी व्याख्या होनी चाहिए। सब आपके लिए अनसुने हैं, यह हम भली भांति जानते हैं। और एक दिन में सब कुछ सुना दिया जाएगा तो आपका ये छोटा सा दिमाग अस्वीकार कर देगा कुछ भी ग्रहण करने से। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस परिकल्पना परीक्षण की इस संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि 6 चरणों को 6 दिन में आपको बताएंगे। आज की इस क्लास में हम केवल यह अध्ययन करेंगे कि हम परिकल्पना का निर्माण, एक सांख्यिकीय परिकल्पना का निर्माण कैसे करें। आज हम जो उदाहरण लेकर के चलेंगे उस उदाहरण को ही हम आखिरी तक कंटिन्यू करेंगे। यह विशेष बात है। तो परिकल्पना को निश्चित करना। परिकल्पना जब परीक्षण के लिए निश्चित की जाती है तो वो परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना ही होती है, जिसके अंतर्गत मैंने 2 परिकल्पनाओं का विवरण दिया था। पहली परिकल्पना थी शून्य परिकल्पना और दूसरी परिकल्पना थी वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे आपने परिकल्पनाओं के अंतर्गत सुना है। शून्य परिकल्पना को मैं फिर से एक बार बता दूं कि शून्य परिकल्पना क्या थी। शून्य परिकल्पना के बारे में कहा गया था 2 मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच के लिए शून्य परिकल्पना की रचना की जाती है। शून्य परिकल्पना का अंतर यह है कि दोनों मध्यमानों के बीच में शून्य अंतर है, यानी कि अंतर असार्थक है। अभी जब हम लोग रचना करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो आपको यह शून्य परिकल्पना समझ में आएगी। शून्य परिकल्पना के बाद में एक परिकल्पना आ रही है वैकल्पिक परिकल्पना।
वैकल्पिक परिकल्पना में दो मध्यमानों में अंतर या संबंध का अनुमान लगाया जा रहा था। शून्य परिकल्पना के एकदम अपोजिट, एकदम विपरीत, यहां पे क्या घोषित किया जा रहा है? दो चरों, दो समूहों के बीच किसी संबंध की घोषणा की जा रही है, धनात्मक या ऋणात्मक, ग्रेटर देन या लेसर देन। अब आप लोग टर्म्स समझिए, जो कागज मैंने दिया है उसको आप लोग अपनी अपनी आंखों के सामने रख लीजिए। देखिए एच नोट का जो सिंबल है, मैंने जो कागज आप लोगों को भेजा है व्हाट्सएप पे, उसको खोलिए, उसमें देखिए एच के नीचे शून्य बना हुआ है, एच नोट, ये सिंबल है शून्य परिकल्पना का। जब शून्य परिकल्पना बनाई जाती है तो एक शब्द वहां पे आता है म्यू। ये जो यू की तरह की आकृति आप देख रहे हैं जो मैंने लिख के भेजी है, उसे कहा जाता है म्यू। म्यू बताता है जनसंख्या के माध्य को। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये याद करने की बात है कि म्यू क्या बता रहा है? जनसंख्या के माध्य को, प्रतिदर्श के माध्य को नहीं बता रहा है, ये गलती मत कीजिएगा। म्यू जनसंख्या के माध्य को बता रहा है, प्रतिदर्श के माध्य को नहीं बता रहा है। आपने जनसंख्या से एक प्रतिदर्श लिया है, आप यहां पे क्या करने जा रहे हैं? तुलना करने जा रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि जो जनसंख्या का मध्यमान है और जो प्रतिदर्श का मध्यमान है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है। दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसके अंतर्गत आप एक सिंबल है म्यू, तो ये जो म्यू है, ये म्यू क्या बता रहा है? ये म्यू बता रहा है जनसंख्या के माध्य को, जो कि आपको ज्ञात होगा। अभी मैं उदाहरण दूंगा आपको। उसके बाद देखिए कि शून्य परिकल्पना के अंतर्गत जो म्यू है उसे इक्वल टू माना गया है, बराबर माना गया है। यानी कि जो जनसंख्या का माध्य है वो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। नल हाइपोथेसिस जब कही जा रही तो क्या कही जा रही है? इक्वल टू। और जब वैकल्पिक हाइपोथेसिस बताई जा रही है तो वहां पे कही जा रही है इज नॉट इक्वल टू म्यू। जब इज नॉट इक्वल टू कहा जाएगा तो यहां पे दो सामने आती हैं, अर्थात जो हमारा मध्यमान है, शून्य परिकल्पना में यह माना गया है जो हमारा मध्यमान है और जो प्रतिदर्श का मध्यमान है, जो जनसंख्या का मध्यमान है, जनसंख्या का मध्यमान और प्रतिदर्श का मध्यमान दोनों बराबर है, इज इक्वल टू। वैकल्पिक में बताया जा रहा है कि जनसंख्या का जो मध्यमान है और जो प्रतिदर्श का मध्यमान है, ये दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। क्या हो गई? शून्य से विपरीत हो गई वैकल्पिक। तो जब इज नॉट इक्वल टू हो गई तो या तो ज्यादा होगी या कम होगी। जब आप इज नॉट इक्वल टू का निशान लगाते हैं, बराबर लगा करके जो कटा हुआ होता है, जो निशान मैंने इस्तेमाल किया है, इज नॉट इक्वल टू का जब आप निशान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। जब इस तरीके का निशान लगा हुआ आप देखें तो समझ लीजिए यहां पे टू टेल्ड टेस्ट करना है, द्विपुच्छी परीक्षण करना है। आपको धनात्मक भी टेस्ट करना है, आपको ऋणात्मक भी टेस्ट करना है। ऊपर वो वाला चित्र देख लीजिए जिसको हमने F3 लिखा हुआ है।
टू टेल्ड लिखा हुआ है, यानी मध्यमान हमारा बीच में है। मध्यमान से हमें दोनों तरफ देखना है, धनात्मक भी देखना है, ऋणात्मक भी देखना है। इसके बाद आपने कहा कि जो प्रतिदर्श का मध्यमान है इज ग्रेटर देन जो पॉपुलेशन का मध्यमान है उससे, यानी कि प्रतिदर्श का मध्यमान पॉपुलेशन के मध्यमान से बड़ा है। अब ये क्या हो गया, जब आपने बड़ा कह दिया तो ये धनात्मक हो गया। धनात्मक हो गया तो ये 23.5 के दाहिने ओर हो गया, यानी कि ये राइट टेल्ड टेस्ट हो गया। एक पुच्छी के अंतर्गत राइट टेल्ड हो गया, दाहिनी ओर हो गया। और जब आपने कहा कि ये जो प्रतिदर्श का मध्यमान है ये जनसंख्या के मध्यमान से छोटा है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया, वैल्यू ऋणात्मक हो गई। अब आप थ्योरेटिकली जो इसको समझ चुके हैं, इसको अब आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई कारखाना है, वहां पे विभिन्न प्रकार के मजदूर आते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, डेली माइग्रेशन करते हैं। एक कारखाना है कोई, वहां पे हजारों हैं, उनमें से आपने 256, याद रखिएगा 256 रोज आने जाने वाले मजदूरों का प्रतिदर्श लिया, सैंपल लिया, और आपने यह ज्ञात किया कि जो रोज आ जा रहे हैं मजदूर उनकी औसत आयु कितनी है, 25 है, और उसका मानक विचलन 6 है। जबकि जो संपूर्ण मजदूर जो रोज आते जाते हैं उनकी आयु का कुल माध्य, यानी कि जो जनसंख्या है, जिस जनसंख्या से आपने 256 का प्रतिदर्श लिया है, वो संपूर्ण जनसंख्या में रोज आने जाने वाले श्रमिकों की आयु का माध्य 23.5 है। आपको सार्थकता स्तर 0.05 पे परिकल्पना टेस्ट करनी है, परिकल्पना का परीक्षण करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले शून्य परिकल्पना का निर्माण करना है, तत्पश्चात वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करना है। हमेशा शून्य के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा। अगर शून्य रिजेक्ट हो जाती है तो वैकल्पिक एक्सेप्ट हो जाती है। शून्य एच नोट हमने क्या बताया था, म्यू इज इक्वल टू किस चीज के, जो जनसंख्या का माध्य है, कुल जनसंख्या का माध्य है। कुल जनसंख्या का माध्य क्या है, 23.5। जब आप शून्य परिकल्पना का निर्माण करेंगे तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, म्यू इज इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू टोटल पॉपुलेशन के माध्य को शो कर रही है, वो वैल्यू यहां पे कुल जनसंख्या का माध्य है 23.5। हमेशा यहां पे याद रखिएगा शून्य परिकल्पना के लिए जो निशान इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू बराबर का निशान ही इस्तेमाल होगा। शून्य परिकल्पना क्या है, म्यू इज इक्वल टू 23.5। आपकी शून्य परिकल्पना हो गई, आपने ये माना कि जो
अंतर है वो सार्थक नहीं है। इसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की रचना करनी है, वैकल्पिक की रचना करनी है। तो वैकल्पिक की रचना यहां पे 3 तरह से की जा सकती है। जिस तरह से आप यहां पे रचना करेंगे उसी तरह से आपको आगे टेस्ट करना पड़ेगा। हम यहां पे तीनों तरह की रचना करते हैं, आपको तीनों तरह से टेस्ट करके दिखाएंगे आगे। पहली रचना करते हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5 कि जो जनसंख्या का माध्य है वो 23.5 के बराबर नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आयु 23.5 से ज्यादा हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आयु 23.5 से कम हो। इज नॉट इक्वल टू, इस परिकल्पना को, जब ये जो परिकल्पना कही गई इज नॉट इक्वल टू, ये हो गई द्विपुच्छीय, टू टेल्ड। अगर आपको टू टेल्ड नहीं बनानी है, आपको वन टेल्ड बनानी है, तो आप अगर ये कहते हैं म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, तो इसका मतलब ये होगा कि जो श्रमिक रोज आ जा रहे हैं उनकी औसत आयु का माध्य 23.5 से ज्यादा है। म्यू इज ग्रेटर देन 23.5 का क्या मतलब हुआ? प्रतिदर्श जनसंख्या हमारी कह रही है कि जो रोज आने जाने वाले श्रमिक हैं उनकी औसत आयु 23.5 है। आपने ऑल्टरनेटिव अगर टू टेल्ड बनाई तो वहां पे कहा इज नॉट इक्वल टू, यानी कि जो औसत आयु 23.5 बताई जा रही है जनसंख्या में रोज आने जाने वाले श्रमिकों की, उसका यह अभिप्राय है कि 23.5 से भाई ज्यादा भी हो सकती है, भाई कम भी हो सकती है। हम दोनों तरफ देखेंगे कि ज्यादा हो सकती है कि कम हो सकती है, द्विपुच्छी। फिर आपने ये एक परिकल्पना हो गई ऑल्टरनेटिव, ठीक, जो ना बनाई। उसके बाद आप दूसरी इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम ये मान लें कि हमारी ग्रेटर देन है, कि जो रोज आ जा रहे हैं कारखाने में श्रमिक, उनकी औसत आयु 23.5 से अधिक है, तो इज ग्रेटर देन। फिर हम इसको इस तरह, अगली अगर हम बनाना चाहें तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि हमारी ये जो रोज आ जा रहे हैं इनकी औसत आयु 23.5 से कम है। जब हम 23.5 से अधिक कहेंगे तो हमारी ये जो हाइपोथेसिस हो जाएगी ये दाहिनी ओर हो जाएगी, राइट हैंडेड। और जब हम ये कहेंगे कि कम है तो ये लेफ्ट हैंडेड। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग वहां पे अगर देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, जो ऊपर चित्र बना हुआ है जो मैंने भेजा है, उसमें बस आप ये समझिए कि जो बीच में है वो 23.5 लिखा है, यानी कि मैंने माध्य लिखा है। 23.5 से आगे बढ़ेंगे, दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, बाई ओर बढ़ेंगे तो घटती जाएंगी। तो 23.5 से दाहिनी ओर जब बढ़ रहे हैं तो हमने उसको राइट हैंड कहा है। जब ग्रेटर देन हुआ तो दाहिनी ओर हो गया, वैल्यू बढ़ गई। जब 23.5 से वैल्यू कम की बात करी जा रही है तो लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड हो गई। और जब हमने इज नॉट इक्वल टू कहा, यानी कि हम दोनों संभावनाओं पे विचार करेंगे, तो ये टू टेल टेस्ट हो गया, यानी कि दोनों तरफ। तो इस तरह से आप स्टेप 1 के अंतर्गत परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का निर्माण आपके पास जो उपलब्ध है सवाल, ठीक है, या जो आपके पास आपने जानकारी आंकड़ों से एकत्रित की है, उसके आधार पर आप ये करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश किया है कि किसी प्रतिदर्श जिसका 256 प्रतिदर्श का साइज है, सैंपल साइज है 256 के किसी प्रतिदर्श का माध्य 25 है और मानक विचलन 6 है, और जिस जनसंख्या से वो प्रतिदर्श लिया गया है उसका माध्य 23.5 है, और इस सार्थकता 0.05 सार्थकता स्तर पे आपको परिकल्पना का परीक्षण करना है। तो इसके लिए आपने
जिन परिकल्पनाओं का शून्य परिकल्पनाओं और अल्टरनेटिव परिकल्पनाओं का निर्माण किया। शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आपने रखा शून्य परिकल्पना हुई, म्यू इज इक्वल टू 23.5। ऑल्टरनेटिव परिकल्पना, आपकी पहली ऑल्टरनेटिव परिकल्पना जो बनाई जा सकती है वो ये बनाई जा सकती है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5। ये दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, दोनों संभावनाओं पर विचार करेगी। अगर आप एक तरफ की संभावना पर विचार करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, यानी कि आने वाले श्रमिकों की उम्र 23.5 से ज्यादा है। अगर आप इसको नेगेटिव साइड में बनाना चाहते हैं और इस तरह से ये संभावना को चेक करना चाहते हैं, इस संभावना की जांच करना चाहते हैं कि आने वाले श्रमिकों की उम्र 23.5 से कम तो नहीं है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे म्यू इज लेसर देन 23.5। म्यू की वैल्यू 23.5 से कम है, यानी कि आने वाले जो श्रमिक हैं उनकी आयु 23.5 से कम है। इस तरीके से आप शून्य, सर्वप्रथम आप शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना की रचना कर लेते हैं। अगर इस संबंध में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पुनः पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। एक मिनट, सीक्वेंस से चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुराधा, विनीता जी, अगर परिभाषा के रूप में मानक विचलन को हम देखें तो मानक विचलन अंकगणितीय औसत से विचलन के वर्गों के औसत का वर्गमूल है, जिसको हम ग्रीक भाषा के स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आगे जब काई वर्ग परीक्षण में इसका प्रयोग आएगा तो वहां पे आपको, जो मैंने आज ये अभी मैंने आपसे जैसे कि मैं बता रहा था कि आपके सामने जैसे x है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इनको आप सबको जोड़ लीजिए, कितना आया, ठीक, जोड़िए। जहां तक जो मेरे सामने कैलकुलेशन है उसमें 30 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने हमारे सामने x 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये हो गया, इनका हमने टोटल किया, ये हो गया 30। इस 30 में हमने 8 यानी कि n से भाग किया, ठीक है, तो आया 4.5। ये 4.5 क्या हुआ, ये इन 8 फ्रीक्वेंसीज का माध्य हुआ, ठीक। अब इस माध्य को हमने इन वैल्यूज से, जो x की वैल्यू थी उनसे घटाना शुरू किया। क्या कहा गया है, अंकगणितीय औसत से विचलन। औसत क्या हमारा निकला, 4.5 निकला, ठीक है। इस 4.5 से हमने विचलन निकालना शुरू किया। तो जब 4.5 से हमने विचलन निकालना शुरू किया तो एक में से, पहली वैल्यू हमारी 1 थी, 1 में से 4.5 घटेगा, 2 में से 4.5 घटेगा, 3 में से 4.5 घटेगा, 4 में से 4.5 घटेगा, 5 में से 4.5 घटेगा, 6 में से 4.5 घटेगा, 7 में से 4.5 घटेगा, 8 में से 4.5 घटेगा, ठीक है। इन सब में से 4.5 घटेगा। तो जब 1 में से 4.5 घटेगा तो -3.5 आएगा, जब 2 में से 4.5 घटेगा तो -2.5 आएगा, जब 3 में से 4.5 घटेगा तो -1.5 आएगा, ठीक है। जब 4 में से 4.5 घटेगा तो -0.5 आएगा, जब 5 में से 4.5 घटेगा तो +0.5 आएगा, जब 6 में से घटेगा तो +1.5 आएगा, जब 7 में से घटेगा तो +2.5 आएगा, जब 8 में से घटेगा तो +3.5 आएगा, ठीक। ये क्या प्रोसेस हो गया, ये अंकगणितीय औसत से विचलन हो गया। अब हमारी परिभाषा थी कि मानक विचलन अंकगणितीय औसत से विचलन के वर्गों के औसत का वर्गमूल है। तो अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद हमने ये जो विचलन पाया है, ये जो d की वैल्यू पाई है, -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5, +3.5,
इन वैल्यूज का हम वर्ग कर लेंगे, यानी कि -3.5 का वर्ग करेंगे, -2.5 का वर्ग करेंगे, -1.5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, -0.5 का वर्ग करेंगे, +0.5 का वर्ग करेंगे, +1.5 का वर्ग करेंगे, +2.5 का वर्ग करेंगे, +3.5 का वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो इनके वर्ग को जब जोड़ा गया तो 42 आया। इस 42 में हम n यानी कि कुल संख्या कितनी थी हमारी? 8। हम 8 से भाग दे देंगे, तो जो 8 से भाग देंगे तो आया 5.25। अब आगे बढ़ेंगे, वर्गों के औसत का वर्गमूल है, वर्गों का औसत मिल गया, कितना आया? वर्गों का औसत आया 5.25। अब इसका वर्गमूल 5.25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ±2.29 आएगा। इसी को मानक विचलन कहा गया है। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जी। विनीता शर्मा, हाँ, सीबी, हरिकांत, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, किस चीज को? हाँ, देखिए, वैकल्पिक परिकल्पना, ठीक, वैकल्पिक परिकल्पना हमने एग्जाम्पल लिया था। मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने एग्जाम्पल लिया था कि 256 का कोई एक नमूना है, कोई एक प्रतिदर्श है जिसका माध्य 25 है, मानक विचलन 6 है और जनसंख्या का माध्य 23.5 है। सार्थकता स्तर 0.05 पर परिकल्पना का परीक्षण कीजिए। तो जो हमने शून्य परिकल्पना बनाई थी, वो शून्य परिकल्पना बनाई थी म्यू इज इक्वल टू 23.5। जब हम वैकल्पिक परिकल्पना बनाते हैं तो वैकल्पिक परिकल्पना का यह अभिप्राय है कि यह जो जनसंख्या का माध्य है, जिसे हमने 23.5 दिया गया है, हमारा प्रतिदर्श का माध्य इस 23.5 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम बनाते हैं हमेशा, इसके लिए हम 3 निशानों का ही प्रयोग करते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5, या म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, या म्यू इज लेस देन 23.5। ठीक है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो शून्य परिकल्पना होगी वो हमेशा इज इक्वल टू बराबर के निशान में होगी, जो वैकल्पिक परिकल्पना होगी जो बराबर नहीं है का निशान होगा, या बड़ा है का निशान होगा, या छोटा है का निशान होगा। जो कागज मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे उसको देखिए, उसमें वो सारे निशान बने हुए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जो श्रमिक, ठीक है, इस कारखाने में काम कर रहे हैं, उनकी उम्र 23.5 के बराबर नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना पहले ने कही, ठीक है, जब हमने इज नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 23.5 से ज्यादा भी हो सकती है, 23.5 से कम भी हो सकती है। फिर जब आपने ये कहा कि म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, तो इसका यह मतलब है कि जो श्रमिक रोज आने जाने वाले हैं उनकी उम्र 23.5 से ज्यादा है। ये एक तरफ ओरिएंटेड हो गई, ये 23.5 के दाहिनी ओर ओरिएंटेड हो गई, बढ़ती हुई है, यानी कि ज्यादा है। तो 23.5 जिसकी वैल्यू ऊपर चित्र में बीचों बीच में दी गई है, 23.5 के बाद जो वैल्यू बढ़ेगी वो दाहिनी ओर बढ़ती है, जो घटती है वो बाईं ओर घटती है। तो उसके बाद आपने ये कहा कि जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू की वैल्यू 23.5 से कम है, यानी कि आने वालों की जो आयु है, रोज आने वालों की आयु जो है वो 23.5 से कम है। तो वो जो म्यू की वैल्यू के बाईं ओर सारी वैल्यू आ गई। तो एक वन टेल्ड में जब आपने ग्रेटर देन कहा तो दाहिने ओर की बात करी, जब आपने माध्य से कम की बात करी तो वो लेफ्ट हैंड की बात करी, ठीक है, लेफ्ट टेल्ड की बात करी, राइट, और जब आपने ग्रेटर देन कहा तो राइट टेल्ड की बात करी। इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की रचना करते हैं। ये जो 3 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने बताई हैं, अगर आपने ये कह दिया
इज नॉट इक्वल टू, तो फिर आप नीचे की दो का निर्माण नहीं करेंगे। दो का निर्माण इंडिपेंडेंट किया जाएगा। अगर दोनों चीजों को आपको देखना है, ठीक है, कि बढ़ रही है या घट रही है, तब आप सिर्फ पहली वाली का निर्माण करेंगे, यानी कि इज नॉट इक्वल टू। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि 23.5 से ज्यादा है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो आप ग्रेटर देन वाली का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि 23.5 से कम है, तो आप उसके नीचे वाली परिकल्पना का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, पूजा कुमारी, पूजा पांडे, पूनम कुमारी, रोशनी कुमारी, स्वीटी कुमारी, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम लोग परिकल्पना परीक्षण के द्वितीय चरण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।